So this is chapter 6, classes and data abstraction. Okay. अच्छा, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम शुरू करते हैं. ऑलराइट. So this was the structure. Okay. स्ट्रक्चर का जो मेन मकसद था वो था एग्रीगेट करना, एक एग्रीगेट डेटा टाइप बनाना. एग्रीगेट डेटा टाइप का क्या मतलब है आप बताएं, जो पीछे खातून बैठी हुई जी, आप मोबाइल यूज कर रही हैं जी, बेटा बताएं एग्रीगेट डेटा टाइप का क्या मतलब होता है. व्हाट डू आई मीन बाय एग्रीगेट डेटा टाइप? हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप्स को मिलाकर एक डेटा टाइप बन जाए. ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है, आइडिया ये था कि हमने बहुत सारा डेटा फंक्शन में पास करना है, तो हम कैसे पास करें, वो हमें अलग अलग एज एट्रीब्यूट के तौर पे भेजना पड़ता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप करके उसको इकट्ठा ही भेज देते हैं. ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा और भी एडवांटेज है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने डेटा की स्वैपिंग करनी हो तो वो भी बड़ी आसानी से हो जाती है. क्यों बोला? क्योंकि आपने कहना है ये एक डेटा, उस डेटा टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाया और आपने क्या किया, उसको वैल्यू असाइन कर दी, उसको वैल्यू असाइन कर दी, उसको वैल्यू असाइन कर दी. ठीक है, वो जो टेम्प वेरिएबल बना के यूज होता है, वरना हमें इंडिविजुअली हर डेटा को अलग अलग स्वैपिंग करनी पड़ती थी. ठीक है ना. तो ये जो स्ट्रक्ट आपके सामने हमने बनाया है, इसमें आवर है, मिनट है और सेकंड है, तीनों 4-4 बाइट के. ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर हम ये बनाएंगे तो पहला जो है वो कितने बाइट का ऑब्जेक्ट बनेगा? हाँ, 12 का. ठीक है, ये 12 बाइट का बनेगा, ऐसे ही है. ये कितने बाइट का बनेगा? ये 120 बाइट्स का बनेगा. ओके, व्हाट अबाउट दिस? हाँ, 12 क्यों बेटा? कौन कह रहा है 12? बेटा क्यों 12? तो उतना साइज होता है? आर यू श्योर? क्योंकि पॉइंटर में तो एड्रेस आना है, वो चाहे कैरेक्टर का है, वो डबल का है, जिसका मर्जी है, तो एड्रेस होल्ड करना है ना. तो एड्रेस जो होता है वो कितने बाइट का होता है? वो जितने बिट की मेमोरी होती है ना. तो ये तो हमें पता है कि ये कितने, इससे बेसिकली क्या बना है, इससे बेसिकली ये इसकी जो मेमोरी बनी है वो 4 बाइट है ना. और ये जो हमने वैल्यू असाइन किया वो ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन किया. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हमने एक्चुअली 4 बाइट की नई मेमोरी बनाई है. डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड. ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? हाँ, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइम ऑब्जेक्ट बना हुआ था, ये जो टाइम ऑब्जेक्ट बना था, टीओ कह देता हूं मैं इसको, ये जो टाइम रेफरेंस है ये एक्चुअली इसी जगह का नाम है. तो कोई नई मेमोरी बनी? कोई भी नई मेमोरी नहीं बनी. ठीक है, जब हम एक रेफरेंस बनाते हैं तो रेफरेंस का मतलब होता है कि एसेंशियली उसी जगह का एक और नाम रख दिया हमने. ठीक हो गया? सो फार सो गुड. ऑलराइट. अच्छा, यूजुअली ऑब्जेक्ट के साथ जो नोटेशन यूज होती है वो हम करते हैं डॉट, उसका एट्रीब्यूट एक्सेस करने के लिए, उसी के अंदर मौजूद डेटा को एक्सेस करने के लिए. जैसे टाइम ऑब्जेक्ट डॉट आवर. ठीक है, और अगर आपने पॉइंटर यूज करना हो तो पॉइंटर के थ्रू अगर आप उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर लिखते हैं, एरो लिखते हैं और फिर आवर लिखते हैं. ठीक है, तो एरो का साइन यूज होता है. या इसका एक और रिप्लेसमेंट भी है, कौन सा याद है आपको? ठीक है, आप करेंगे टाइम पीटीआर. ठीक है, इसको आप करेंगे डी रेफरेंस और फिर आगे डॉट लगाएंगे और फिर आप आवर करेंगे, जो कि यहां पे बताया हुआ है. सो फार सो गुड. ये आपको नजर आ रहा है सबको? ठीक है, प्लीज रीड द चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और बाय द वे आप इसकी जगह एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, वो है टाइम पीटीआर. ये भी कर सकते हैं डॉट आवर. ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप उस पॉइंटर को एज अरे के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, आपसे पहला ऑब्जेक्ट ही रीड कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो, अरे ये चीज यहां बताई हुई है, आप ब्रैकेट को दूसरे कर सकते हैं. डज इट मेक सेंस? ठीक है,
और ये सबसे जेनेरिक है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू तो आप एक्चुअली आगे की भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी उससे अगले ऑब्जेक्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। काइंडली ये जो उसने ये चीज दी हुई है ना, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स और ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें जो कि आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम जो होता है ना, उसके एमसीक्यूज वगैरह में आता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपके जो पहला सवाल होता है ना, जो कि 40 नंबर का आउट ऑफ या 25 नंबर का होता है, वो सारे के सारे इधर से मैं सवाल उठाता हूं। ठीक है, ऑल राइट। चलें जी, अब हम एक बड़ी मजे की बात करते हैं और आपको पता लगेगा क्लासेस का फायदा क्या है। सो ये देखिए जी, ये एक टाइम ऑब्जेक्ट है, ये टाइम का इसने स्ट्रक्ट बनाया। ठीक है, और ये दो फंक्शन बनाए, एक है प्रिंट यूनिवर्सल और एक है प्रिंट स्टैंडर्ड। अच्छा, प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड क्या है? और बाय द वे इसमें इसने जो ऑब्जेक्ट पास किया वो कॉन्स्ट है और बाय रेफरेंस है। कॉन्स्ट का मतलब क्या और बाय रेफरेंस का मतलब क्या, आप थोड़ी देर में मुझे खुद बताएं जी। प्रिंट यूनिवर्सल का काम ये है कि इसकी जो आउटपुट होती है वो ऐसे होती है, जैसे 23:59। ठीक है, और लेट्स से 05 सेकेंड। ठीक है, ये होता है प्रिंट यूनिवर्सल, जिसमें AM PM नहीं लिखना पड़ता, खुद ब खुद पता लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया है, इसने कहा है मैं आवर डिस्प्ले करूंगा, मिनट डिस्प्ले करूंगा और सेकंड डिस्प्ले करूंगा। इससे पहले इसने सेट W2 सेट W2 सेट W2 कर दिया। सेट W2 क्यों किया? क्योंकि वो चाहता है कि अगर मैं 3:06 कहूं तो 3:06 को वो ऐसे दिखाए, 3:06 और लेट से 3 सेकेंड या 2 सेकेंड। ये जीरो लगाए। जीरो क्यों लगाया इसने? क्योंकि इसने यहां पे सेट फिल में यहां पे कैरेक्टर 0 पास कर दिया। ये बात समझ में? अगर ये 0 पास ना करता तो क्या होता? तो खाली स्पेस रहती। ठीक है, शाबाश। और बाद में इसने यहां पे इसने कॉन्स्ट भी लगाया और एम्परसेंड भी पास। इस दोनों का क्या मतलब है? कॉन्स्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वेरी गुड, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। आपको ये बात समझ में आ गई? यानी ये जो टी है ये एक रेफरेंस है, ये किस जगह का नाम है, ये एक्चुअली जो भी इसमें आर्गुमेंट के तौर पे पास होगा उसका ये रीनेम है। ठीक है, इस ब्लॉक में मैं उसको इस टी नाम से याद करूंगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसने प्रिंट स्टैंडर्ड बनाया और उसमें इसने क्या किया, इसने कहा अगर मेरे आवर की वैल्यू 0 है या 12 है तो ऐसा करना 12 आउटपुट करना, वरना क्या करना, वरना तुम ऐसा करना कि आवर की वैल्यू का मॉड लेके 12 के साथ डिस्प्ले कर देना। ठीक है, आज मुझे बता सकता है 5 मॉड 12 कितना होता है? 5 ही होता है। ठीक है, लेकिन 13 मॉड 12 कितना होता है? 1 होता है। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये इसने ये लगा दिया है, साथ इसने ये आवर को ऐसे डिस्प्ले करवा दिया और फिर मिनट डिस्प्ले करवा दिया और फिर सेकंड डिस्प्ले करवा दिया, फिर इसे चेक कर लिया। आई होप कि ये सबको पता है ये क्या चीज है, इसे टर्शरी स्टेटमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क लगा के जो लिखा हुआ है वो आउटपुट करना। आउटपुट में इस जगह, यानी इस ब्रैकेट की जगह पर ये रख देना। ठीक है, वरना क्या कर देना, ये रख देना। तो अगर वो टी डॉट आवर की वैल्यू लेस देन 12 है तो वो AM रख देगा, वरना PM रख देगा। सो फार सो गुड। हाँ, ये बिल्कुल इफ देन एल्स है, लेकिन क्या हम अलग अलग इफ लगाए, हम यहीं पर ही लिख देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा C++ में यूज होता है। ठीक होगी बात? सही है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। अब मैं आपको मेन दिखाता हूं। इस मेन में एक शदीद किस्म का मसला है, बताएं क्या मसला है? Tell me the exact line where the problem is. There is a big problem with this. शाबाश, किसने बोला? वेरी गुड। कौन सी लाइन पे बात कर रही हो? 38 और 39। प्लीज लुक एट दीज टू लाइन्स। ये दोनों लाइनों को आप देखें, क्या हो रहा है इसमें? हमने आवर की वैल्यू को 29 कर दिया और मिनट की वैल्यू को 73 कर दिया। दे आर इलीगल वैल्यूज, दे आर illegal values. We are trying to access
दी एट्रीब्यूट्स विच इज फाइन, ठीक है, लेकिन उनकी जो वैल्यू असाइन हो रही है वो बड़ी खतरनाक वैल्यू है, वो तो होती ही नहीं, वो तो इलीगल वैल्यू। अब इमेजिन करें कि एक स्ट्रक्ट है जो कि 500 जगहों पर इस तरह गलती कर रहा है, तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कहां कहां पर चेंजेस करनी है। आपको ये बात सुनिए, आपको कितना डीबग करना मुश्किल काम होगा, ठीक है। The first thing which we're going to cover is actually data abstraction, और ये जो हमने इसका नाम रखा हुआ है, क्या नाम रखा है चैप्टर का? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हम बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस क्लासेस, ठीक है। क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले बात तो ये है, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताई थी, अल्दो के टीएस ने बता दी थी बात, कि हम क्या करते हैं, हम आमतौर पे अपनी आप जो डेटा टाइप बनाएंगे ना वो ऊप की जबान में क्लास के नाम से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्लास बनाई है, टाइम रखा है नाम, और इसका पब्लिक इंटरफेस है, ये इसका प्राइवेट इंटरफेस है, ठीक है। तो कुछ लोग पसंद करते हैं कि पहले पब्लिक इंटरफेस बताया जाए फिर आप प्राइवेट इंटरफेस बताएं, ठीक है। तो पब्लिक इंटरफेस में उसने कहा है कि ये आपका क्या एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये आपका सेट टाइम है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट पास होते हैं, जो भी वैल्यूज पास होंगी वो उसकी वैल्यूज असाइन कर देगा, ठीक है। फिर उसने प्रिंट यूनिवर्सल बनाया और फिर प्रिंट स्टैंडर्ड बनाया, ये उसने अब इस क्लास के अंदर बना दिए, ठीक है, ठीक है। तो पहली बड़ी जरूरी बात वो ये कि जो हमने क्लास बनाई थी, सॉरी हमने स्ट्रक्ट बनाया था, वो हमें आर्गुमेंट्स में पास करना पड़ता था, ओके। आप देखें प्रिंट स्टैंडर्ड और प्रिंट यूनिवर्स के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, दैट्स फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ओके। चलें जी, अब हम ऐसे ये दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ADT। व्हाट इज दिस? इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये जो हमारी फाइल होती है ना, आमतौर पे हम इस फाइल को एक फाइल में रखते हैं जिसे कहते हैं time.h, ठीक है, किसमें रखते हैं? time.h में। ये जो time.h है, दिस इज एक्चुअली what is this called abstract data type, कि ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, और यूजुअली प्रोग्रामर्स आपस में ये हेडर फाइल्स शेयर करते हैं। ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की, ठीक है। तो बेसिकली अगर 10 लोग काम कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली बिलाल जो काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको नहीं पता होगा कि उस्मान जो है वो कौन सी, वो उसको सिर्फ ये पता होगा ये इसकी हेडर फाइल है, और मुझे अगर उसके किसी फंक्शन की जरूरत है तो मैं उसकी हेडर फाइल देखूंगा और कहूंगा अच्छा इसमें ये वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है जो मेरा ये काम कर देगा। ये बात समझ आई, ठीक है। सो दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन बिलाल नीड्स। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की, ठीक है। सो एक्चुअली प्रोग्रामर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी ऊप के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया था। प्रोग्रेस करना क्यों इम्पॉसिबल हो गया? क्योंकि आपके पास सारा का सारा कोड होना चाहिए, वहां पे 10 लोग अलग अलग काम करें, सारा का सारा कोड उसको दोबारा से यहाँ पे कॉपी बनानी पड़ती है। ये बात समझ? हाँ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे, जिसको जो चाहिए होगा उसकी वो हेडर फाइल इंक्लूड करेगा और कहेगा जाओ भाई जान दो। ये बात समझ? ठीक है बिलाल? बिल्कुल, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि time.h में सिर्फ टाइम ही की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनी हो, डेट की इसके अंदर डेट किसी की वजह से नहीं आनी चाहिए। ये बात है, अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल टू फाइंड कि भाई टाइम की डॉट एच के अंदर डेट पड़ी है, मैं कहां से ढूंढूंगा। सो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हर डेटा टाइप के लिए आप अलग एक हेडर फाइल बनाएं। ये बात समझ? एंड इट इज ऑल्सो ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि ये जो फंक्शंस है जो मैंने अभी कंस्ट्रक्टर, सेट टाइम, प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट साइड, ये हम एक अलग फाइल में जाके बनाएंगे। इसे कहते हैं क्या? अभी हम आपके सामने जाके बनाते हैं। इसे कहते हैं आमतौर पे, अच्छा बात है, ये मैं हेडर फाइल बनाई थी और दिस इज एग्जैक्टली द सेम। क्या मतलब बेटा? कि ये कितने बाइट का ऑब्जेक्ट बनेगा? 12 का। ये कितने का बनेगा? 60 का। ये कितने का बनेगा? ये एक रेफरेंस बना है 0, ओके। ये एक पॉइंटर बना है, कितने बाइट का होगा बेटा? 4 का। शाबाश, ठीक है, 4 या 8 डिपेंड ऑन कौन सी मेमोरी आपकी, ठीक। ऑलराइट, अब आपके सामने एक बड़ी मजे की बात बताते हैं। तो ये हमारी बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि ये हमारी हेडर फाइल में जाता है
ठीक है, अभी हमने हेडर फाइल अलग नहीं बनाई, अभी हम उसी के नीचे उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। और अभी तक जो मैंने आपके सामने इंप्लीमेंटेशन की थी उसमें मैं इसी के नीचे ही ब्रैकेट डाल के इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर देता था, लेकिन अब हम ऐसे नहीं कर रहे, हमें कह रहे हैं क्लास के बाहर इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। और इसके लिए लिखने का तरीका क्या होता है, आप कहते हैं क्लास का नाम कॉलन कॉलन और फिर उसके उसके फंक्शन का नाम, यानी कि क्या, क्लास नेम कॉलन कॉलन क्या, ठीक है, क्लास फंक्शन, ठीक है। यहां पे जो भी पैरामीटर लिस्ट आनी है और यहां पे आएगा रिटर्न टाइप और यहां पे उसकी डेफिनेशन आती है। मुझे बताएं यहां पे रिटर्न टाइप क्यों नहीं है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। ये देखिए जी, ये मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये 3 पैरामीटर पास किए, इसमें पैरामीटर क्यों पास किया, अभी तो मैं कहता पैरामीटर पास नहीं होंगे, क्योंकि ये वो वैल्यूज है जो हमने उनके उसके एट्रीब्यूट्स को असाइन करनी है, तो ये तो पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। बात है इस कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या था, इस कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या था, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, अगर ये नहीं बनाएंगे आप तो आप अरेज नहीं बना सकते, आप टाइम क्लास की अरेज नहीं के ऑब्जेक्ट के अरेज नहीं बना सकते, ठीक है। ये देखा, ये क्या लिखा हुआ है, ये आप बताएं क्या लिखा हुआ, लाइन 41 एक्सप्लेन करें। अगर वो वैलिड है तो एच ही असाइन कर दे, वरना क्या असाइन कर दे, 0 असाइन कर दे, ये बात समझ आई। और इसी तरह इसने मिनट के लिए भी केस लगा दिया है और इसी तरह इसने सेकंड के लिए भी केस लगा दिया। नाउ द थिंग इज, पहली बात, इसलिए आप इसने प्रिंट यूनिवर्सल बनाया, प्रिंट यूनिवर्सल के अंदर यहां पे इसने एक्सेस किया और यहां पे इसने आवर लिखे, इसने कोई डॉट नोटेशन यूज नहीं की, ओके। और हमने एक राज की बात की थी कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता है किसके अंदर, दिस पॉइंटर, दिस एरो ऑफ आवर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल वही प्रिंट स्टैंडर्ड और प्रिंट यूनिवर्सल बनाए हुए। यहां पे देखिए हम टाइम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं टी और आप टी डॉट प्रिंट यूनिवर्सल कॉल करते हैं, तो आउटपुट होगा क्या, 0000000, ओके। फिर आप दोबारा से सेट टाइम करते हैं और ये वैलिड करते हैं टाइम। अब आप आउटपुट करेंगे, ये होगा 13:27 और 6 सेकंड, ठीक है। और प्रिंट स्टैंडर्ड करेंगे तो ये होगा 1:27 6 सेकंड और 7 PM भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब अगर आप ये वैल्यू असाइन करेंगे तो क्या होगा, ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन अब अगर आप इसको टी डॉट प्रिंट यूनिवर्सल करेंगे तो वो कहेगा 0000000, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये 12 AM प्रिंट कर देगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल राइट। चलिए जी आगे चलते। अच्छा, अब एक और वो बड़ी जरूरी बात बताता है और वो ये है कि स्कोपिंग क्या होती है और ये चीज क्या होती है। अच्छा, बड़ी जरूरी बात, ये इसने काउंट की एक क्लास बनाई, उसके अंदर ये एक एक्स रख दिया, ठीक है। यहां इसने क्या किया, इसने ये काउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक पॉइंटर को पॉइंट कर दिया और ये कर दिया। आप बता सकते हैं मेमोरी वाइज तस्वीर क्या होगी, ये काउंटर होगा, इसका नाम है काउंटर, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, सी एक्स है जी। इसके बाद शुरू में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं बनाया तो गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। और बात है ये जो पॉइंटर है, ये काउंटर पीटीआर, ये क्या बनेगा, वो अलग बनेगा, सो काउंटर पीटीआर अलग बना हुआ, ठीक है, सीपीटीआर। इसमें किसका एड्रेस है, काउंटर का एड्रेस, लेट्स से इसका एड्रेस है 0x100, तो इसमें जो एड्रेस होगा वो होगा 0x100, ओके। मतलब है कि ये इधर पॉइंट कर रहा है, ऐसे ही है। और दूसरा जो हमने रेफरेंस बनाया काउंटर रेफरेंस, तो ये एक्चुअली इसी जगह का एक और नाम है, सी रेफरेंस। अब जब आप काउंटर डॉट एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये एक्चुअली इस जगह पे 1 रख देगा, ठीक है। अब अगर आप काउंटर डॉट प्रिंट करेंगे कॉल तो 1 प्रिंट होगा। अब अगर आप काउंटर रेफ डॉट एक्स इज इक्वल टू 2 करेंगे तो इसी की वैल्यू को 2 कर देगा। अब अगर आप काउंटर रेफ डॉट प्रिंट कॉल करेंगे या काउंटर डॉट प्रिंट कॉल करेंगे, दोनों केस में क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। या आप सीपीटीआर एरो एक्स प्रिंट करेंगे तो भी 2 ही प्रिंट करेगा, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा काउंटर पीटीआर एक्स
एरो एक्स इज इक्वल टू 3 किया है और आप प्रिंट करेंगे तो ये 3 प्रिंट करेगा। ये बात है, तीनों के तीनों सेम ही मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और बेसिकली उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। अब है सेपरेटिंग इंटरफेस फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। इंटरफेस इज द एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, हम इसको अलग अलग बनाते हैं। अच्छा, उसे अलग अलग बनाने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है ये 2 लाइनें और एक ये लाइन नंबर 25। ये लाइन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। अच्छा, ये लाइनें पता किस लिए होती है? ये लाइनें होती हैं कि इमेजिन करें कि आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, वो आप 2 जगह पर बना देते हैं तो क्या होगा? मतलब ये मेरा एक, मैं ये एक प्रोग्राम लिख रहा हूं आपके सामने। मुझे बताएं, मैंने यहां पे एक इंटीजर t इज इक्वल टू 0 बनाया और फिर मैंने डबल t इज इक्वल टू 0 कर दिया, ये क्या एरर होगा? मल्टीपल डिक्लेरेशन एरर। आप एक ही नाम के 2 वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। ये देखिए जी, ये कह रहा है जी मल्टीपल डिक्लेरेशन एरर। ये देखिए जी, ये कह रहा है रीडेफिनेशन हो रही है आपकी टी की, आपको ये अलाउ नहीं है। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या एरर दे रहा है? वो कह रहा है कि आप एक ही वेरिएबल के 2 नाम नहीं बना सकते। ये बात समझ? बिल्कुल इसी तरह आप लेट्स से टाइम की एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। आपने वो हेडर फाइल बना दी और आपने उसकी ये फाइल जो है वो सीपीपी फाइल बना दी, ठीक है। ये जो तमाम का तमाम आपने कोड लिखा है, ये जो तमाम का तमाम कोड लिखा है, ये आपने एक अलग सीपीपी के अंदर बना दिया, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो यूजुअली हम करते क्या है, यहां आते हैं, ऐड आइटम करते हैं, हेडर फाइल बनाते हैं और यहां पे जाके रख देते हैं क्या, टाइम डॉट एच। अच्छा, लेट्स से ये मैं हटा देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं क्लास टाइम बनाता, ठीक है। और लेट्स से इसमें कुछ भी नहीं है, आवर पड़ा हुआ है, मिनट पड़ा हुआ है और क्या था, सेकंड पड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है। और लेट्स से ये पब्लिक सेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सिंपल सी एक बनाता हूं एग्जांपल, ठीक है। अब इमेजिन करें कि ये मेरी एक फाइल है और मैंने ये एक और सीपीपी फाइल बनाई, लेट्स से इसका नाम है टेस्ट डॉट एच नहीं डॉट सीपीपी करनी थी। रिमूव कर देते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं और राइट क्लिक करते हैं ऐड, और ऐड में जाके न्यू आइटम और न्यू आइटम में सीपीपी फाइल, और सोर्स तो हमने पहले ही ऐड की हुई है तो इसको मैं सोर्स 2 कर देता हूं या टेस्ट 2 कर देता हूं, ठीक है। देखना यहां जाके मैं इंक्लूड करता हूं क्या, टाइम डॉट एच, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। कुछ जो लिख रहा हूं कोड मैं लिख लूंगा, ठीक है। और यहां पे जो ऊप का लेक्चर नंबर 13 है उसमें भी जाके मैं ये कर देता हूं, ठीक है। देखना क्या होता है। अच्छा, ये तो हम हटा देते हैं, अभी तो चल गया। अच्छा, लेट्स से यहां पे एक बताता हूं क्या मसला है। अब लेट्स से कि ये टेस्ट 2 मैंने बनाया था, इसमें मैंने एक इंटीजर f1 बनाया, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं कर रहा, लेट्स से सी आउट, लेट्स से ये रिटर्न 0 कर, ठीक है। अब मैं यहां गया, यहां जाके मैंने एक और इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड क्या किया बेटा, एक मेरी टाइम डॉट एच थी, दूसरी मेरी क्या थी, टेस्ट 2 डॉट सीवीपी थी ना, टेस्ट 2 डॉट सीवीपी, ठीक है। अब मैं इंक्लूड करता हूं, कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस क्लास की रीडेफिनेशन आ गई है। ओके, क्यों? क्योंकि एसेंशियली आपने टाइम डॉट एच इंक्लूड की, उसने टाइम क्लास को डिफाइन कर दिया। अब आपने कहा टेस्ट 2 डॉट सीपी को इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ, वो अपने अंदर टेस्ट 2 डॉट सीपी में मैंने क्या किया हुआ है, टाइम डॉट एच भी इंक्लूड की हुई है। अब क्या होगा, टाइम डॉट एच 2 दफा इंक्लूड हो गई, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको ये बात समझ आई? लेकिन अगर मैं ये लिख दूं उसके साथ जाके, क्या यहां पर लिखता हूं जाके, इफ एंड डिफाइन,
और यहां जाके लिख दूं लेट्स से कुछ भी नाम, क्या क्या नाम है आपका बेटा, ठीक है, महरीन टाइमर, ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर महरीन का टाइमर डिफाइन नहीं है तो मैं कहता हूं डिफाइन महरीन का टाइमर, ठीक है। और यहां पे जाके डू नॉट फॉरगेट एंड इफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और आप देखें अब हमारा प्रोग्राम चलेगा सही, क्यों कह रहे, ओके, if not defined m timer, ये कह रहा है f1 already defined in oop.obj, ये क्यों कह रहा है, इसको ऐसे कहना नहीं चाहिए। ऑलरेडी डिफाइंड इन oop.obj, एक मिनट रुके, अच्छा अगर मैं इसको ये कर देता हूं, अच्छा बाद में इसी का ये पुराने सी प्लस प्लस में उसको ऐसे लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब हम इसकी जगह ये लिखते हैं प्रैग्मा वंस, और ये लिख दे तो इसकी एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब देखें अभी ये कह रहा है, क्यों कह रहा है ये, अभी मैं वैसे ही दिखा रहा था तो इसे करना तो चाहिए, मैंने नहीं करूंगा तो ऑफकोर्स रिमूव हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको दिखाने, इसको ऐड करने पे ऐसा करना नहीं चाहिए। चलिए मैं इसको देखूंगा क्या मसला है, सॉरी, ओह इस वजह से तुम कह रहे हो, हाँ इसमें भी शायद, लेकिन इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, S2 में, यहां पे आप कह रहे हैं प्रैग्मा वंस, इसमें जरूरत तो फिलहाल नहीं है, इसको इसको जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये क्यों कह रहा है F1, इसका नाम एक मिनट, इसका नाम तो नहीं F_Z कर देते, ले अब हो गया, F1 कोई फंक्शन है मेरे ख्याल में वो उसके साथ उसको परेशानी हो रही थी मेरे मिक्स करने में, ठीक है, तो F1 फंक्शन नहीं होना चाहिए था, स्टूपिड, बट क्या, ठीक है, तो ये मसला नहीं था, ठीक होगी बात। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि इफ एंड डिफाइन का क्या मकसद था, ठीक है, ऑलराइट। और जो हम बाय डिफॉल्ट हेडर फाइल बनाते हैं उसके पास हैश प्रैग्मा वंस लिख देता है, वो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वरना पहले हम जब पीसी प्रोसेस लिखते थे तो उसमें हमें जाके ये इफ हैश डिफाइन लिखना पड़ता था हर हेडर फाइल के ऊपर, ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। तो ये हो गया कि अलग अलग फाइलें क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है, और ये इसके लिए क्यों जरूरत पड़ती है, ऑलराइट। तो ये सिर्फ पूरी डिटेल बताई गई कि ये लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल डिक्लूजन ऑफ ए हेडर फाइल करेंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, एक ही हेडर फाइल उसको मल्टीपल जगहों पे इंक्लूड किया है तो वो लिंकर जब लिंक करता है तो उसको वो मल्टीपल जगहों पे नहीं करने देता, वो कहता है अगर मैंने ये पहले ही मैंने रख दी हुई है तो मुझे रखने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। बिल्कुल कर सकता, ये बात समझ आई क्या किया, यानी वो ये कह रहा है कि अगर मैं प्रैग्मा वंस नहीं लिखता, ये देख, अगर मैं प्रैग्मा वंस नहीं लिखता और मैं सीपीपी जो फाइल है उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है और यहां पे मैं टाइमर डॉट एच इंक्लूड नहीं करता और मैं ये इंक्लूड कर लेता हूं, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, और फिर दोबारा F1 कह रहे हैं, ये क्या बकवास, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए, ये क्या मसला है सर, ये test2.cpp ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक और बात भी है, चलिए मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, हैश प्रैग्मा वंस, अभी भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, हाँ यार ये क्या बकवास, बड़ा बड़ा डैश है यार, ये क्या मसला है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ये अब ठीक हो गया, हाँ
एफ की वजह से होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर लेते हैं। और यहाँ पे यार हमें इस तरह यार ठीक चल रहा है, ठीक है ठीक है, प्रैग्मा वंस भी मैंने हटा दिया, ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं चाह रहा हूँ कि प्रैग्मा वंस का मकसद आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है, ठीक है। ऑल राइट जी, कंट्रोलिंग एक्सेस का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये जो इसे हम एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के बारे में मैं बात नहीं की, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि अगर आप टी डॉट आवर को 7 करने की कोशिश करेंगे और वहां पर वो प्राइवेट था, तो ये कह देगा कि भाई इट इज इनएक्सेसिबल, यू कैन नॉट चेंज इट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इवन आप टी डॉट मिनट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, भाई नहीं, आपने अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके गेटर्स बनाएं, ठीक है। अगर आपको पब्लिक डोमेन में ये चीज चाहिए तो आप उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको गेटर्स बनाना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, और एक चीज इसमें और है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, देर आर सम फंक्शंस यू कैन मेक इन प्राइवेट एज वेल, ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली कॉल्ड यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ना इसने क्या किया हुआ है, यहां पे इसने एक सेल्स का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और इसने गेट सेल्स फ्रॉम यूजर बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है, और एक सेट सेल्स का फंक्शन बनाया है जो कि एक इंटीजर लेता है और एक डबल वैल्यू लेता है कि इस महीने में कितनी सेल हुई थी, इस महीने में कितनी सेल हुई थी, इसको रिकॉर्ड करना है। और फिर एक है प्रिंट एनुअल सेल। अब एनुअल सेल का क्या काम होना चाहिए बताएं मुझे। और बाद में ये देखें, ये इसके प्राइवेट दो एट्रीब्यूट है, एक है टोटल एनुअल सेल जो कि यूटिलिटी फंक्शन है, और एक सेल्स टाइप का एक डबल की अरे है जो कि 12 साइज की है। इसमें एसेंशियली इसमें करना क्या स्टोर होगा, हर महीने में क्या वैल्यू, क्या सेल हुई है वो स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है की बात। अच्छा, आप देखें क्या होगा, अब वो क्या करता है, अब ये बेसिकली मेरी हेडर फाइल थी, ठीक है, ये हमारी कौन सी थी, ये हेडर फाइल थी। अब हम सीवीपी फाइल पे आते हैं, ये सीवीपी फाइल बनाई, इसमें इसने क्या किया, इसने कहा कि ये मेरा पहले कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में मैंने एक 12 का लूप लगाया और सब कुछ जाकर 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, किसी को इसमें कोई मसला तो नहीं। और फिर इसने क्या किया, गेट सेल्स फ्रॉम यूजर किया, और इसने कहा हाँ भाई मुझे 12 इनपुट दो, ठीक है, और इसने कहा मैं 1 से लेकर 12 तक लूंगा तो मंथ नंबर आई डिस्प्ले करो। अच्छा, लूप क्यों लगाया उसने, 1 से लेकर 12 तक लगाया, और इसने कहा सेल्स फिगर भी रिसीव करो, और सेल्स फिगर रिसीव करने के बाद क्या करो, आई को ith मंथ को ये वैल्यू असाइन कर दो, ith मंथ को ये वैल्यू असाइन कर दो। अच्छा, अब हम इसमें सेट सेल्स में आ जाते हैं। सेट सेल में मंथ आता है, पास होता है, और अमाउंट पास होता है, ठीक है। अब वो करता है, वो कहता है पहले तो यहां पे चेक करते हैं ना कि मंथ उसने ठीक भी दिया या नहीं दिया, क्योंकि वो किसी भी ऑर्डर में मंथ दे सकता है, ओके। यानी कि यहां पर तो उसने मंथ इनपुट नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि वो जो 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 हमारा सेट सेल का फंक्शन है वो क्या कहता है, मुझे जेनेरिकली बताओ कि कौन सा मंथ है जिसकी वैल्यू तुम सेट करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, आप देखो मंथ को पहले चेक कर लिए कि वो 0 से लेकर 12 के दरमियान में होना चाहिए, और ये क्या टेक्स्ट लगाया है, अमाउंट ग्रेटर देन 0। अमाउंट नेगेटिव हो सकती है, सेल नेगेटिव हो सकती है, वो तो नहीं हो सकती, नहीं ज्यादा क्या सेल कोई भी ना हो तो 0 हो सकती, तो यहां पर 0 भी लट से नहीं होती, कुछ ना कुछ सेल हो जाता है, ठीक है ठीक है। और यहां पे बताएं ये क्यों लिखा है इसने, ये मंथ -1 क्यों किया, क्योंकि अरे 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन मंथ 1 से स्टार्ट होते हैं, ये बात समझ, क्योंकि मंथ 1 से स्टार्ट होते हैं और जो हमारी सेल है और हमारे जो मंथ हैं वो 1 से शुरू होते हैं, और जो रे है लेकिन वो 0 से शुरू होती है, तो हमने एकदम माइनस कर दिया, ठीक है। और अगर इस में लिख दिया कि ये इलीगल आपने इनपुट दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, उसके बाद इसने प्रिंट एनुअल सेल बनाया है जो ये क्या करता है, सेट प्रिसीजन 2 कर देता है। सेट प्रिसीजन 2 का मतलब क्या होता है पता है, कि डेसिमल पॉइंट को 2 दर्जे शादी तक बताना है आपने, ठीक है। और बाद में ये सेट प्रिसीजन है ना, ये काफी दफा यूज होता है प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में। प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में जो सेट प्रिसीजन है ना, वो आपको बकायदा ये कहते हैं 6 दर्जे शादी तक बताएं, आपकी आउटपुट जो होनी चाहिए 5 दर्जे शादी तक होनी चाहिए, ठीक है। तो एसेंशियली वो ये कह रहे हैं सेट प्रिसीजन फंक्शन यूज करो, ठीक है। हाँ, जितने बस 5 करेंगे तो 5 दर्जे तक आ जाएगा, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब बेसिकली होता है कि अगर इवन इसके बाद
मतलब देखिए आई थिंक ये होता है कि अगर नहीं है लेट्स से 2 डिजिट वैल्यूज है पॉइंट के बाद, तो खुद ही डॉट 00000 लगा लो, ठीक है। और फिर ये सेल्स का फंक्शन इसने कॉल किया है और ये हैंडल कर दिया। तो ये सेल्स का फंक्शन है, ये जो टोटल एनुअल सेल्स का फंक्शन है, ये करता है, ये टोटल को 0 से इनिशियलाइज करता है, इन सारों को सम करता है और रिटर्न कर देता है। अब ये जो फंक्शन है, ये मेरा कौन सा फंक्शन था? ये मेरा प्राइवेट फंक्शन था, ये मेरा यूटिलिटी फंक्शन है, जो ये करता है किसी भी मूवमेंट के ऊपर एक पूरी की पूरी आंसर्स को कंपाइल करके ला देता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दीज आर माई यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये बेटा क्या पूछा आपने? बेटा जब आप क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं ना, क्लास के बाहर, तो आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, और फिर फंक्शन का नाम, ठीक है। ये कब करना है? जब आपने क्लास के बाहर डिफाइन करना है उस क्लास को, जब आपने इंप्लीमेंटेशन और इंटरफेस उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। जब आप क्लास के अंदर ही करें तो फिर ये क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लास के अंदर मौजूद है आप, ठीक है। ये भला क्यों करते हैं पता आपको? ये हम क्यों करते हैं पता? क्योंकि हो सकता है इसी नाम का एक और फंक्शन भी हो जो किसी और क्लास में भी हो। ये आपको बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? ठीक है। तो आप क्लास का नाम स्पेसिफाई करके जब आप फंक्शन करते हैं तो उससे ये फायदा हो जाता है, ठीक है जी। बिल्कुल, बिकॉज इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको, आप जब प्रोग्रामर्स आपस में बातें करते हैं ना, उनको नहीं देखनी तुम्हारी इंप्लीमेंटेशन, दे डोंट वांट टू सी योर इंप्लीमेंटेशन कि आपने फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट किया। दे ओनली नीड योर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो हेडर फाइल अलग बनती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग बनती है, ठीक है। और जो इंप्लीमेंटेशन वाली फाइल होगी, लेट्स से ये time.h थी, दूसरी time.cpp होगी। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आपने जिसमें डिफाइन किया उसको उसका नाम time.cpp रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसका नाम कुछ और रख दिया है तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये तो उसकी हेडर तो ये है, सीपीपी कौन सी है। आपकी अगर इमेजिन करें आपके 50,000 फाइलें होगी, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी हेडर फाइल तो आपको पता लग गई है, आप सीपीपी फाइल कहां ढूंढेंगे? आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। इमेजिन करें आप माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, फेसबुक में चले गए, गूगल में चले गए। अब गूगल की जो कोड बेस होगी वो आपके ख्याल में 5-10 फाइलें होगी, वो 50,000 फाइलें होगी। अब 50,000 फाइलें आपके विजुअल स्टूडियो में खुली हुई हैं और आपने time.h तो अलग देख ली, अब आपने time.cpp नाम नहीं रखा था, आपने कोई और नाम रखा था। अब क्या होगा आपके साथ? आपको लग पता जाएगा, हाँ ठीक है ना, गूगल को पता नहीं, बट खैर आपको लग पता जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आया कि यूजुअली गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस क्यों अडॉप्ट की जाती है? क्यों अडॉप्ट की जाती है? ये बड़ी जरूरी सवाल है, ओके। मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, ऊप की प्रैक्टिस भी ना करना, इसका नतीजा क्या निकल सकता है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप अगर ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हैं जहां पर उन्होंने कोड ऊप के साथ नहीं लिखा था और अब उनकी 50,000 फाइलें हो गई, अब आपने चेंजेस करनी है, तो वही होगा आपके साथ। मैं बताता हूं आपको, असल में ये होगा, हर बंदा आएगा यार इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाना चाहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता इसको छेड़ेंगे तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ 70 चीजें जो है वो और अटैच्ड है। अब अगर मैं कहूं यार ये क्यों लिखा हुआ, इसको चेंज करके ये कर देता हूं, लेकिन एक्चुअली वो किसी और डेटा की वजह से यूज हो रहा था, तो आपको लग पता जाएगा। ये ऊप की तरह ना लिखना कितना बड़ा अजाब बन सकता है आपके लिए, आपकी सोच है, ओके। ये ऊप की आदत ना अपनाना, इसका क्या नतीजा निकल सकता है आप सोच भी नहीं सकते, ओके। जब आपकी कोड बेस बड़ी होना शुरू होती है, आपको पता लगता है कि ये चीजें हाथ से जा रही हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखें, वो चीज, हर वो चीज जिसका डिजाइन से ताल्लुक है, जो कि आपको पता है ऐसे होनी चाहिए, उसको ऐसे ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको कोई और तरीका पता है, और यार वो तरीका पता, मुझे नए तरीके सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए तरीके को फौरन अडॉप्ट करें। क्योंकि अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे और जेन्युइन तरीका वही है, तो उसका नुकसान होगा आपको, और वो नुकसान आपका इतना टाइम जाया करेगा कि वो जो आपने अभी छोटा शॉर्टकट लेने की कोशिश की है ना, वो आपको तुगनी का नाच चाह देगा, ओके। और ये बिल्कुल 100% ठीक बात है, ओके। और मैं बताऊं, प्रोग्रामर के लिए सबसे जरूरी चीज पता क्या होती है? टाइम।
टाइम। एक्चुअली तो इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है ही टाइम, ठीक है, और प्रोग्रामर के लिए तो बहुत से ज्यादा है, क्योंकि जो आपका जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप काम कर रहे हैं वो एंड में सिर्फ ये देखते हैं तुमने कितनी देर में कितना काम किया। वो ये नहीं देखते आपने 50,000 लाइन कोड लिखा है या 60,000 लाइन कोड लिखा है या फलाना किया है जो भी किया है, ठीक है। वो कहते हैं आपने आपने ये सारे टास्क थे ये कंप्लीट किए या नहीं किए, नंबर ऑफ टास्क कितने किए, चाहे एक टास्क 10 टास्क के बराबर भी हो, या आपने उस एक टास्क को 10 टास्क में कन्वर्ट कर दिया कि जी इतनी मुश्किलें उठाई कि वो जनाब इतनी बुरी इंप्लीमेंटेशन की कि वो एक ही टास्क जो वो 10 टास्क के बराबर हो गया, ठीक है ना। दे डोंट केयर अबाउट इट, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो द थिंग इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर वो चीज जो तुम्हें पता है लॉन्ग रन में तुम्हें टाइम बचाएगी फौरन से पहले उसके ऊपर हाथ खोल दें, ठीक है, ठीक है। दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, और मैं बताऊं यही आपको एक आला प्रोग्रामर बनाती है, ठीक है। ऑल राइट, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। जी बेसिकली ये क्या हो रहा है पता आपको, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके डिफॉल्ट वैल्यूज आप कहां असाइन करते हैं, जहां पर आप इंटरफेस बता रहे हो, ठीक है, ठीक है। और आपने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, मतलब देखिए अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो वो 0 0 0 पास हो जाएगा। अगर मैं एक पास करता हूं बाकी दो पास नहीं करता तो वो 0 0 हो जाएंगे, और जो पास किया वो वैल्यू, जैसे ये दिखा देते हैं आपको, मैं ये सीबीपी फाइल बनाई है इसने ये वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। एक जगह सर आप हेडर फाइल में डिफॉल्ट पैरामीटर लिखते हैं, जब आप डिफाइन करने लगते हैं क्लास को तो आप डिफाइन नहीं करते, ठीक है। अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात मैं बताऊं आपको, अगर आप गलती से ये लगाना भूल जाएंगे तो एसेंशियली इसका मतलब पता क्या है? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर आप गलती से ये टाइम कॉलन कॉलन लगाना भूल जाएं, इसका मतलब क्या है, ये एक और फंक्शन बन गया है जिसका नाम है सेट टाइम। ये ग्लोबल फंक्शन है, ये क्लास का फंक्शन नहीं, ठीक है। और अगर आप कंपाइल करेंगे ना तो कहेगा मुझे तो सेट टाइम मिल ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आपने कहा था सेट टाइम क्लास के अंदर वाला सेट टाइम होना चाहिए। ये सेट टाइम कौन सा है, ये ग्लोबल है, ओके, ठीक है ना, ये बात याद रखें। तो अगर ये आप करेंगे तो नुकसान ये होगा कि ये ग्लोबल फंक्शन बन जाएगा जो कि पैरामीटर में ये वैल्यू दे रहा है, और एक्चुअली यहां पर ये एरर भी दे देगा, ये इस जगह पे एरर भी दे देगा, ये इन 3 लाइनों पे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि इसमें कोई दिस तो पास ही नहीं हो रहा, क्योंकि दिस किस में पास होता है, दिस उसमें पास होता है जिसमें क्या हो, जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन हो। ये बात समझ गई, जो किसका फंक्शन हो, क्लास का मेंबर फंक्शन, ठीक है, शाबाश। ऑल राइट, प्लीज रीड द बुक, स्पेशली ये जो चीजें लिखी हुई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये तुम्हें सारी जिंदगी काम आएंगी तुम्हारे। जी बिलाल, अच्छा एक चीज मैं दिखा दूं, ये पहले ये देखें, ये आपने टाइमर T1 बनाया, ये 5 तरह के टाइमर बनाए। अब आप मुझे बताएं क्या होगा, आप बताएं प्लीज। इस T1 में क्या 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 हमने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया, वहां पे क्या रिसीव होगा, 0 0 0। यहां बताएं क्या होगा, यहां पे है 2 0 0, इसमें बताएं 21 34 और 0, तीसरे वाले में, चौथे वाले में 12 25 42, अगले में बताएं क्या होगा, गलत, पास यही होगा, ये रिसीव यहां पर यही होगा जो मैंने यहां पे कहा है, लेकिन सेट टाइमर जब इसको इस पे कॉल होगा तो यहां पे ये जो इफे लगी हुई है इनकी वजह से 0 0 0 हो जाएगा, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप सेट फंक्शन अलग बनाएं, क्यों, और वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर दें, क्यों बताएं। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप सेट फंक्शन अलग बनाएं और यही सेट फंक्शन आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करें, क्यों, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो चेक हमें चेक यहां पे भी लगाने पड़ेंगे, यहां पे चेक दो बार लगाने पड़ेंगे,
हमें दो जगह चेकिंग करनी पड़ेगी. इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप जो सेटिंग का काम करते हैं वो अलग कर दें. ठीक है, ये हमने बार बार करना है आपके सामने कि सेट हम एक बनाएंगे और दो जगह पर काम नहीं करेंगे. हर वो काम जो दो जगह पर हो रहा है इसका मतलब है आपने सही तरह फंक्शन डिजाइनिंग नहीं की, आपने मॉड्यूलर अप्रोच प्रॉपरली नहीं यूज की. ओके, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस. ठीक है यार, ये देखें, ये बातें मैं कभी भी तुम्हें कोडिंग करते हुए नहीं समझा सकता. ये तुम्हें बुक ही बता सकती है. ये जो इतनी इतनी छोटी 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 डिटेल्स है ना, ये मैं कभी भी तुम लोगों को कोडिंग करते हुए नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता क्लास के अंदर. ठीक है, इवन अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा था फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. कोड करते हुए तो फिर भी कुछ चीजें अराइज हो जाती हैं जो कि हम एरर देखते हैं और पता लग जाता है कि यार क्या 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 मसला है. ओके, सो प्लीज रीड द बुक. प्लीज रीड द बुक. आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रीड द बुक. ओके, ऑलराइट. चलें जी, आई होप कि ये. अच्छा, अब आपका सवाल था कोई? यस, बस कर दे यार. हाँ बताएं. यार चाहता तो यहाँ पे इंट एच इज इक्वल टू जीरो, इंट टी इज इक्वल टू भी लिख सकता है ना. इंट एच, इंट एम, इंट एस भी लिख सकता था. लेकिन ना, एक बात सुने, प्रोटोटाइप जो होती है ना उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं होता. जो प्रोटोटाइप होती है, जो क्लास, जो भी एक फंक्शन होता है ना, उसकी जो प्रोटोटाइप होती है वो डिफाइन हो जाती है किससे? सिर्फ डेटा टाइप से, टाइप्स बताने से. ठीक है, जब आप फंक्शन की डेफिनेशन बताने लगते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी होता है. आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? सो आई डोंट नो, आपने कभी पैरामीटर, लेट्स से फैक्टोरियल फंक्शन है और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या पास होता है? इंटीजर पास होता है. तो आप जब प्रोटोटाइप लिखते हैं ना, तो आप प्रोटोटाइप में ऊपर जाकर सिर्फ ये लिख सकते हैं, क्या? ये कि उसकी रिटर्न टाइप एक इंट होगी, फैक्टोरियल उसका नाम होगा और इसको सिर्फ एक इंट पास होगा. ये इसकी प्रोटोटाइप है, दैट्स इट. ठीक है, जब आप डेफिनेशन लिखने लगेंगे तो आप बताएंगे इस पैरामीटर का नाम क्या है. आपको ये बात समझ में? सो पैरामीटर्स, जो जो पैरामीटर कह रहा हूं, प्रोटोटाइप्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं है सी प्लस प्लस में. ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, शाबाश. कोई सवाल? पर प्रोटोटाइप में आप डिफॉल्ट वैल्यू साइन करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक. ठीक, कोई एरर नहीं होगा. यानी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू 1. ठीक है, और यहां पे मैं इंट फैक्टोरियल डिफाइन करता हूं और इसमें मैं इंटीजर एन लिख देता हूं. ठीक है, तो एसेंशियली आप देखें यहां पर मैं जब फैक्टोरियल कॉल करूंगा, ठीक है, इसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता तो ऑटोमेटिकली एन में क्या पास हो जाएगा? 1 पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वेरिएबल क्या दी है? 1. ठीक है, गुड. चलें, अब एक बड़ी मजेदार लजीज किस्म की चीज करते हैं, वह डिस्ट्रक्टर. ठीक है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर होता है इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी होता है. ओके, जिस तरह कंस्ट्रक्टर होता है बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रक्टर भी होता है. ठीक है यार. हसन, यार ये यहाँ बल्कि आप प्लीज जाती हैं, वो खवातीन ही हैं जो बैठी हुई हैं, उन्हें कहा यार प्लीज यहाँ से बोले मत. अच्छा, जिस तरह कंस्ट्रक्टर होता है बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रक्टर भी होता है. डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए फंक्शन, लेकिन बस उससे पहले आप क्या करते हैं? टिल्डा का साइन लगा देते हैं. कौन सा साइन लगाते हैं? ये टिल्डा नजर आ रहा था, ये टिल्डा, ये अलमदा नहीं होता, अलमदा वो. ठीक है, आप ये टिल्डा का साइन लगा देते हैं. ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है? डिस्ट्रक्टर फंक्शन ये है कि जब भी
डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या? अभी आपको दिखाते हैं। खूबसूरत एग्जांपल, इसका नाम है क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ये एक इसने क्लास बनाई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक इंट आईडी पड़ा हुआ है और एक इंट मैसेज पड़ा हुआ है। ठीक है, मैसेज जो भी इसको कंस्ट्रक्टर में पास होता है वो एक्चुअली इस मैसेज को असाइन कर देता है। ठीक है, और इंट ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होती है वो असाइन होती है। और डिस्ट्रक्टर जो है ना, वो क्या होगा, वो एसेंशियली जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो अपनी अपनी आईडी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए ये डिस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। तो एसेंशियली क्या होता है, जो भी इसको मैसेज पास होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी को आईडी असाइन कर देता है जो भी पास हुई है ये, और जो मैसेज है उसको ये मैसेज पीटीआर असाइन करता है। आपको इश्यू तो नहीं? ठीक है, और डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जब भी कोई डिस्ट्रॉय होता है तो वो डिस्प्ले करता है मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूं जो डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इसने हैंडल शैंडल कुछ करने के लिए कुछ किया, जस्ट इग्नोर दैट। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी अब आगे आ जाते। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? जी, आपको ये समझ में आ गई, ये दोनों दोनों फंक्शन में आ गए जी? नहीं नहीं, हम बना रहे हैं ये हमने दो कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये हमने क्लास बनाई, इसका नाम है क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर पास होता है, दो पैरामीटर्स पास होते हैं, एक ऑब्जेक्ट आईडी और एक है मैसेज पीटीआर। जो भी मैसेज पीटीआर है वो उसको इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है उसको साइन हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो उसको साइन हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट। जब डिस्ट्रॉय होगा तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या मतलब है? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं ये देखिए ये टाइम डॉट एच है ना, इसके अंदर मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, सी आउट आई एम क्रिएटेड। ठीक है, और मैं कहता हूं टिल्डा टाइम सी आउट आई एम डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ठीक है, और एक मिनट। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं यहां जाता हूं, मैंने यहां पे टाइम टाइप का एक T1 बनाया। ठीक है, फिर मैंने एक ब्लॉक शुरू किया, फिर मैंने टाइम टाइप का T2 बनाया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले T1 होगा क्रिएट, आप लिखा हुआ आएगा मैं क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर T2 आएगा, T2 का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, फिर जब ये ब्लॉक खत्म होगा तो T2 डिस्ट्रॉय होगा, तो किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा? T2 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, और जब रिटर्न 0 होगा तो फिर T1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आपको समझ में आ गया क्या मतलब इसका? ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, वो ये, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू दैट एग्जाम्पल, एक चीज और मुझे बतानी है आपको, वो है लेट्स से एक फंक्शन, इसका नाम है वॉइड, कुछ भी नहीं है, एक F1 फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर ना मैं एक वेरिएबल रखता हूं, लेट्स से इंटीजर x, इसकी वैल्यू क्या है 10 है, और लेट्स से ये सी आउट कर देता है x को, और यहां पे ये हैंडल कर देता है। ठीक है, और x पे मैं करता हूं प्लस। ठीक है, अच्छा ये ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे प्रैग्मा 1 लिखना मैं भूल गया हूं, और इंक्लूड क्या करना था बेटा, आईओ स्ट्रीम, और यहां करना था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आमतौर पे अगर मैं F1 फंक्शन कॉल करूं और फिर दोबारा से F1 फंक्शन कॉल करूं, ठीक है, बताएं क्या होगा? F1 फंक्शन कॉल होगा, x की वैल्यू 10 होगी, 10 डिस्प्ले होगा,
x की वैल्यू 11 हो जाएगी और ये वापस आ जाएगा। फिर F1 कॉल होगा, क्या होगा, दोबारा से x 10 बनेगा और 10 ही डिस्प्ले होगा, सेम बिहेवियर होगा, ऐसे है ना। लेकिन देयर इज ए थिंग कॉल्ड स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक कुछ इस तरह की चीज होती है। अच्छा, स्टैटिक क्या होता है? C++ में देर आर एक्चुअली 4 सेगमेंट्स। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो एक्चुअली प्रोग्राम सबसे पहले होता है कोड सेगमेंट। यहां तो आपका कोड पड़ा होता है जो कि रीड ओनली होता है, चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर। यहां पर होता है आपका ग्लोबल सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? याद है मैंने कहा था ग्लोबल वेरिएबल सारे यहां पड़े होते हैं। एक्चुअली इसका नाम ग्लोबल भी होता है, इसका नाम स्टैटिक भी होता है। क्यों? कि सारे स्टैटिक वेरिएबल भी यहां बनते हैं। ओके, और एक दफा बन जाए तो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होते। एक दफा बन जाए तो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होते, नहीं होते। ओके, क्या मतलब है इसका? और फिर ये सारा का सारा ग्लोबल सेगमेंट है। फिर यहां पे हीप होती है और यहां पे स्टैक होती है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे जाती है और ये ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, जब आप एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहां पर मैंने बनाया है। अब जब मैंने स्टैटिक बना दिया तो एसेंशियली क्या होगा, ये पहले दफा जब F1 कॉल होगा तो x की वैल्यू x, ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 12 चलेगी, मतलब यहां पर x बनेगा। अच्छा, अब जब आप F1 दोबारा कॉल करेंगे, अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो x पहले ही बना पड़ा है। और बाद में जब लीव किया था उसने, तो x की क्या वैल्यू थी? 11 थी। अब जब मैं दोबारा से ये लाइन चलाऊंगा तो एसेंशियली क्या डिस्प्ले होगा? 11 डिस्प्ले होगा। और x की वैल्यू ये क्या करके चला जाएगा? 12 करके चला जाएगा। तो एसेंशियली पहली दफा 10 आउटपुट होगा, दूसरी दफा 11 आउटपुट होगा। ये देख, आहा, ओ भाई की हो गया नो, बेड़ा गर्क। यार ये क्या मसला है? ओहो, ये पता नहीं क्या मसला हुआ यार इसकी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल चलता नहीं रही। हद हो गई यार, इसमें भी तो ये नाम लिखा। हाँ यार, एक मिनट, मैंने क्या इंक्लूड किया हुआ है? कंट्रोल F5। ठीक है, देखते हैं 10 आउटपुट हुआ और 11 आउटपुट हुआ। ठीक है, सो फार सो गुड। इधर आ जाए और प्लीज मेरी अब आपने हेल्प करानी। लुक एट दिस। ये हमने बेसिकली एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिकली ये क्रिएट का प्रोटोटाइप है, जैसे बना दिया। ये नीचे फंक्शन होगा, जब हमने बनाएंगे क्या होगा। सबसे पहले लाइन नंबर 15 चलेगी। लाइन नंबर 15 में क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मुझे बताएं। सो मैं आपके सामने ना यहां पे लिखते जाता हूं। सो 1 इज क्रिएटेड। ठीक है, ये 1 क्रिएट हो गया। डू यू एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री? इसका सेक्टर कॉल हुआ, उसने डिस्प्ले कर दिया 1 इज क्रिएटेड। आगे देखें, उसके बाद यहां आया, कौन सा क्रिएट होगा बेटा? 2 क्रिएट होगा। सो 2 इज क्रिएटेड। ठीक है, फिर क्या होगा? 3 क्रिएट होगा, है ना। 3 मुझे बताएं कहां बनाया जाके, यहां मैं बनाता भी जाता हूं सामने। ये देखें, यहां पर है। मैं ना वो ग्लोबल सेगमेंट बना रहा हूं और और स्टैक बना रहा हूं। सो पहले 1 क्रिएट हुआ है, 1 इधर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या क्रिएट हुआ? 2 यहां क्रिएट हुआ है, ऐसे ही है। उसके बाद 3 क्रिएट हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन 3 कहां क्रिएट हुआ है? वो यहां क्रिएट हुआ है, क्योंकि वो ग्लोबल सेगमेंट में है ना। 3 यहां पे बना हुआ है। आया, यू एग्री? उसके बाद क्या है? उसके बाद उसने क्रिएट फंक्शन कॉल किया। आगे आ जाए। उसके बाद क्या हुआ? इसमें इसने आते के साथ ही 5th क्रिएट किया। तो 5th कहां क्रिएट होगा? 5th यहां पर एक नई एंट्री बनेगी। क्या होगा? यहां 5 क्रिएट होगा। ओके, सो 5 इज क्रिएटेड। ओके, फिर क्या होगा? फिर 6 क्रिएट होगा, लेकिन 6 क्या है? स्टैटिक है, तो 6 बनेगा कहां पर? यहां बनेगा।
ओके, अब आ जाए, फिर कौन क्रिएट हुआ है? 7। 7 कहां क्रिएट हुआ? 7 यहां क्रिएट हुआ। ओके, सो 5 क्रिएट हुआ, 6 क्रिएट हुआ और 7 क्रिएट हुआ। ऐसी है, आगे आ जाए। अब फंक्शन से निकल आया वो बाहर, जब बाहर निकलेगा तो कौन डिस्ट्रॉय होगा? सब जो इस फंक्शन में बने हैं सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय होंगे। कौन कौन बने हैं फंक्शन के अंदर? 7 है और 5 है, लेकिन स्टैटिक वाला डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब, और ये जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। मतलब कौन डिस्ट्रॉय होगा सबसे पहले? 7 डिस्ट्रॉयड, फिर कौन सा डिस्ट्रॉयड होगा? फिर होगा 5 डिस्ट्रॉयड। लेकिन वो जो आपका 6 है जो यहां बना था वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होगा? क्यों? स्टैटिक है। अब हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद कौन क्रिएट हुआ है? 4 क्रिएट हुआ है। तो एक्चुअली ये 4 ने कहा, ये बाद में ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो 4 क्रिएट हुआ है कहां पे? वो यहां पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो 4 इज क्रिएटेड, 4 क्रिएटेड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताएं क्या हुआ? उसके बाद आपका सेक्टर खत्म हो गया, मेन खत्म हो गया। अब कौन डिस्ट्रॉय होगा? सबसे पहले स्टैक में बनी हुई चीजें डिस्ट्रॉय होती। मतलब क्या डिस्ट्रॉय होगा जी? सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा 4 डिस्ट्रॉयड, फिर कौन डिस्ट्रॉय होगा? फिर होगा 2 डिस्ट्रॉयड। अब ग्लोबल सेगमेंट डिस्ट्रॉय होगा, वो भी किस ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो कौन डिस्ट्रॉय होगा सबसे पहले? 6 डिस्ट्रॉयड। फिर कौन डिस्ट्रॉयड होगा? 3 डिस्ट्रॉयड। फिर कौन डिस्ट्रॉय होगा? 1 डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आप देखते जाए, ये देखते जाए। सो 1 2 3, ये आउटपुट देखें। 1 क्रिएट, 2 क्रिएट, 3 क्रिएट, फिर है 5 6 7, 5 6 7। ठीक है, फिर कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है? 7 और 5 डिस्ट्रॉयड, 7 और 5 डिस्ट्रॉयड। फिर कौन सा क्रिएट हो रहा है? 4 क्रिएटेड, 4 क्रिएटेड। फिर कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है? फिर 4 और 2 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है जी, 4 और 2 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है? फिर हो रहा है 6 3 1। ऐसे ही है ना, 6 3 1, 6 3 1। बात समझ आ गया? कुछ टाइम आपको समझ में आ गया किस ऑर्डर में क्रिएशन हो रही है, किस ऑर्डर में बन रही है? समझ में आ गई बात? ठीक, क्विज। क्विज क्या है? क्विज मैं आपके सामने बना रहा हूं क्या चीज है, और आपका क्विज जो है ये सुनने पहले बात जरूरी है, जरूरी बात। ये आपका एक मेन है जिसमें लिखा हुआ हेलो। ठीक है बेटा, इस प्रोग्राम को चलाऊं क्या अपलोड होगी? इस प्रोग्राम को क्या अपलोड करने क्या अपलोड होगी? बेटा क्या अपलोड होगी? हेलो। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, मेन वो नहीं छेड़ना। मेन के नाम आप जो मर्जी लिखे, इसके ऊपर कुछ लिखना है, इसके नीचे कुछ लिखना है, जो मर्जी करें, वी डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन आउटपुट ये होनी चाहिए। क्या आउटपुट होना चाहिए? लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, फिर लिखा हुआ है हेलो, और फिर आए गुड बाय। मेन को नहीं चेंज करना, मेन एग्जैक्टली यही रहेगा। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द मेन, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द मेन। ओके, यू कैन मेक क्लासेस, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर अबाउट। लेकिन मेन में एक लाइन भी ऐड नहीं करनी आपने। लेकिन इसकी आउटपुट इस प्रोग्राम को चलाएं तो क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, आपकी क्लास कितने बजे तक? हाँ, आपकी क्लास इसके बाद है? वैसे क्लास है। अच्छा, अभी मेरी क्लास है और वो 1 बजे खत्म होगी। 1 1:30 बजे तक आप लोग क्विज जमा करा सकते हैं लैब के अंदर। मेरी क्लास आप 1 बजे आना शुरू करेंगे और 1:30 बजे तक मैं वहां बैठूंगा, आप क्विज जमा करा दीजिएगा। ठीक है, सॉरी पेपर पे, पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर पे जमा करवाना। ठीक, सॉरी जमा मेरे ऑफिस में करवाना। ठीक है, अभी जब मैं जाऊं, जब मैं मेरे हाथ में देना, आपने मेरे हाथ में देना या हसन के हाथ में देना, बस जी। प्लीज स्टॉप, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।